हेलो डियर सी एंटर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे सी एंटर एग्जाम की प्लानिंग की जाए जिससे कि आप इस एग्जाम को एक ही बार में पास कर जाएं। ये वीडियो आपके तो काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपके दोस्तों के भी काम आने वाला है, इसलिए पूरा देखने के बाद शेयर जरूर करें जिनका भी अभी सी एंटर एग्जामिनेशन आने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 7 critical things which is very important before you start preparing for your CA Inter. The first one is your term planning, the second one is group planning, the third is subject sequence, fourth is classes mode, fifth is teacher selection, sixth is time schedule, and seventh is avoid 3 common mistakes. So let's start with the first one. What is the first one? It is talking about term planning. As you know that your CA Inter examination is now being conducted 3 times in a year. ठीक है, तो the first time it would be say in January, the second time would be in May, and the third time would be in September. अब कैसे समझना है, देखो, इवन फाउंडेशन एग्जाम भी साल में 3 बार हो रहे हैं, तो इंटर एग्जाम भी 3 बार हो रहे हैं, राइट। फाइनल का एग्जाम 2 ही बार हो रहा है, विच इज मे एंड नवंबर। तो अगर अज्यूम करते हैं कि आप फाउंडेशन यहां पे दिए थे, ठीक है, तो रिजल्ट आ गया कब तक? 31 जुलाई तक रिजल्ट आ रहा है, मतलब फाउंडेशन जून के आसपास दिया, मई जून के आसपास, तो 31 जुलाई रिजल्ट आ गया। तो 31 जुलाई से आप पढ़ाई इमीडिएटली तो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई स्टार्ट करते करते तो अगस्त 10-15 तक हो जाएगा। अब अगस्त 10-15 से सितंबर एग्जाम तो दे ही नहीं सकते, बट क्या आप जनवरी अटेम्प्ट दे सकते हो, ये सोचना है, समझ में? इफ यू आर स्टार्टिंग फाउंडेशन हियर, कैन यू अटेम्प्ट इन जनवरी? सो इन योर CA Inter, हाउ द प्लानिंग इज डन, देयर आर 2 groups, group 1 and group 2. Let's understand this first. There are 3 subjects in each group. 3 subjects in each group. Each subject has some study hours. Approximately you can say 200 hours are required to study one subject. So 200 into 3 is equal to 600 hours. ठीक है? At most a student can study in our calculations, in our experience. अगर आप पूरा दिन भी डिवोट करके पढ़ रहे हो तो हर क्लास के बाद अपना एक होमवर्क है और मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए, तो आप 8 घंटा पर डे पढ़ पाते हो, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाते। मतलब बेसिकली दैट इज़ 4 क्लासेस पर डे इफ़ 1 क्लास इज ऑफ 2 hours. ऑलराइट, तो 600 बाई 8 अगर हम करते हैं तो कितना दिन लगा? 75 days नॉन स्टॉप, 75 days नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप 75, बट 75 नॉन स्टॉप कोई पढ़ता नहीं है, वीकली 1 डे तो ऑफ होता ही है, तो उस हिसाब से 11 दिन ऑफ समझ लो, वीकली ऑफ, क्योंकि मन नहीं करता वो सातों दिन पढ़ाई करने का। एक दिन लगता है कि रिवाइज ही कर ले, एक दिन लगता है कि कुछ रिलैक्स ही कर ले, कहीं चले जाए, कुछ काम आ जाए, रेस्ट ही कर लें, टीवी देख लें, मोबाइल ही देख लें। तो 86 days इज़ द टेंटेटिव टाइम, तो राउंड ऑफ करके आप 90 days पकड़ सकते हो। 3-4 दिन और मूड ख़राब हो गया तो इसलिए पढ़ाई नहीं हुआ बोलकर, तो 90 days में एक ग्रुप का फंडा है। इज़ इट ओके? तो अगर आप 90 days कैलकुलेट करते हो, मान लेते हैं आप अपना पढ़ाई 15 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हो, तो 90 days कब होगा? सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। कब ख़त्म होगा पढ़ाई? 15 अगस्त से अगर स्टार्ट किया तो 15 नवंबर तक ग्रुप 1 चलेगा। 15 अगस्त टू 15 नवंबर एक टेंटेटिव पकड़ा गया। अगर आगे पीछे हुआ, जैसे अब यहाँ पे तो दिवाली भी है, हम लोग के कलकत्ता के स्टूडेंट हो आप, तो दुर्गा पूजा भी है, तो उधर का भी असर आपको इस 86 के साथ अलग से और लेना है, तो 90 days के हिसाब से ठीक है, 15 अगस्त टू 15 नवंबर चल जाएगा। ठीक है, तो नवंबर तक सिलेबस ख़त्म हो गया। अब उसके बाद क्या कर सकते हो? उसके बाद आप 1.5 महीना का रिवीजन कर सकते हो। 15 नवंबर से 1.5 महीना होगा तो कितना होगा? 1.5 महीना का रिवीजन किया तो ये आ गया 31 दिसंबर। 31 दिसंबर आया तो आप जनवरी में एक ग्रुप दे सकते हो। ठीक है, सेकेंड केस क्या बन रहा है?
फिर ग्रुप 2 कब देंगे? ग्रुप 2 कब देंगे हम? ग्रुप 2 में भी वापस वही 600 घंटे की पढ़ाई है, वापस वही 86 डेज का कहानी है। तो इसकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। आप मान लीजिए कि जनवरी एग्ज़ाम दिया, उसके तुरंत बाद स्टार्ट कर दिए, तो जनवरी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और मान लेते 1 फरवरी से आपने क्लास स्टार्ट कर दिया, सब छुट्टी वुट्टी लेके, रेस्ट वेस्ट लेके, एनरोलमेंट करा, बुक्स आया, ये सब करा के। किसी किसी जगह 16 जनवरी से भी शुरू हो सकता है, ऐसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें तो 1 फेब से लेकर फेब मार्च अप्रैल आपका क्या हो रहा है? 1 फेब से फेब मार्च अप्रैल 3 महीना लेंगे तो 30 अप्रैल तक क्लास ख़त्म हो रहा है। तो 30 अप्रैल तक क्लास ख़त्म होगा तो क्या होगा? यहाँ पर आपको रिवीजन टाइम ही नहीं मिला और फिर मई में एग्ज़ाम है, और रिवीजन नहीं करोगे तो क्या होगा? एग्ज़ाम पास होना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो एक तरह से इस प्लानिंग में हम लोग सक्सेस नहीं भी हो सकते हैं। तो समझ में आ रहा है आपको? तो इस मई एग्ज़ाम में कोई रिवीजन पीरियड मिला ही नहीं, तो ये स्किप हो जाएगा। फिर आप कब एग्ज़ाम दोगे? फिर आपको सितंबर में जाना पड़ेगा। तो आपका रिवीजन पीरियड हो गया मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीना रिवीजन मिला और आप सितंबर में एग्ज़ाम दिए। तो समझ में आया आपको? तो आपका कहीं ना कहीं समय यहाँ पर वेस्ट हो गया। सितंबर में एग्ज़ाम दिए, यानी कि इस 31 जुलाई को रिजल्ट निकला और अगला सितंबर में आप एग्ज़ाम दोगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्लान व्हेन यू आर गोइंग बाय ग्रुप। प्लान 1 इज ग्रुप बाय ग्रुप। अनदर प्लान कुड बी, देखो दूसरा प्लान कैसा हो सकता है आप खुद सोचो ना, कि मेरे को ये पता है 86 + 86 डेज मेरे को पढ़ना है, तो इट इज़ इक्वल टू 172 डेज। ठीक है, 8 दिन और छुट्टी का मान लिया तो इट इज़ इक्वल टू हाउ मेनी डेज? 180 डेज, यानी 6 महीना पढ़ना है। तो मैं अगस्त से क्लास स्टार्ट करूँगा, अगर 15 अगस्त से, तो 6 मंथ्स कब तक ख़त्म होगा? 6 मंथ्स ख़त्म कब तक होगा? कैलकुलेट करो, 15 फरवरी तक हो जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 15 फेब तक हो जाएगा। ठीक है, और 15 फेब तक अगर क्लास ख़त्म हो गई लगातार पढ़ते पढ़ते, तो आपके पास कितना समय बच गया? मई में एग्ज़ाम है, तो मार्च, अप्रैल, 2.5 महीना बच गया। 2.5 मंथ्स इन हैंड है, विच इज़ एम्पल गुड टाइम फॉर रिवीजन। आप नॉर्मली रिवीजन को डिस्काउंट करके अपना प्लानिंग करते हो या एक्सेसिव रिवीजन प्लान कर लेते हो, ऐसा होता है आपके साथ, बट 2.5 मंथ्स इज एम्पल टाइम फॉर रिवीजन ऑफ 2 ग्रुप्स। जैसे 1.5 महीना एक ग्रुप के लिए, 3 महीना 2 ग्रुप के लिए, ये एक जनरल फेनोमेनन है। बट आप 2.5 महीना भी यूज़ करो तो इट इज़ गुड टाइम। ये 2.5 महीना इज़ द गुड टाइम फॉर रिवीजन, एंड देन यू कैन अपीयर फॉर बोथ ग्रुप इन मे। क्या कर सकते हो आप? अपीयर फॉर बोथ ग्रुप्स इन मे, अपीयर फॉर बोथ ग्रुप्स स्ट्रेट अवे इन मे एग्जाम्स, appear for both groups in May exams, right? So this way you will be able to save your term. Don't you think? अगर आप ग्रुप बाय ग्रुप जाओगे तो टर्म ज़्यादा लगेगा, समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग जाएगा, सितंबर में दे पाओगे नेक्स्ट ग्रुप, बट यहाँ पे आप कब दे पाओगे? मई में दोनों ग्रुप दे पाओगे। बट बाई चांस कभी ऐसा हो जाए कि आपका कॉलेज के साथ अगर एग्ज़ाम क्लैश कर रहा है, थोड़ा सा डेट्स अगर आप एडवांस में पता कर लो कॉलेज का एग्ज़ाम कब होता है, बहुत बार एग्ज़ाम क्लैश कर जाता है कॉलेज के साथ, तो उस समय क्या करना है? जनवरी में ग्रुप 1 दे देना है, और फिर कॉलेज एग्ज़ाम क्लैश कर ही जाएगा यहाँ पर अगर, तो फिर तो उपाय नहीं है, फिर सितंबर में ही देना है। बट अगर कॉलेज एग्ज़ाम से क्लैश नहीं कर रहा है तो ये है। अब कॉलेज एग्ज़ाम डेट्स पहले से पता करना पड़ेगा, ये एक बहुत क्रूशियल चीज़ है बिफोर प्लानिंग योर अटेम्प्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट योर कॉलेज एग्ज़ाम डेट्स। फाइंड आउट कॉलेज एग्ज़ाम डेट्स। अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो, और बीकॉम नहीं कर रहे हो तब कोई परवाह ही नहीं है, तब तो आराम से यही करना है। इज़ इट क्लियर? कब एग्ज़ाम देना है? तो अब यदि आपका बाई चांस, मान लीजिए मैंने एग्जांपल में लिया कि आप 15 अगस्त से चालू कर रहे हो और यहाँ पर रिज़ल्ट आया है,
तो बाई चांस आपने सितंबर में फाउंडेशन दिया और रिज़ल्ट उसके बाद आया है और आप उस तरह से प्लानिंग करो, तो आपको एग्ज़ाम कब देना है आप ये सोच लो। जैसे मई में जो फाउंडेशन दिए वो कब एग्ज़ाम दे रहे हैं, मई वाले कब एग्ज़ाम दे रहे हैं, मई में दे रहे हैं। तो सितंबर वाले कब देंगे, सितंबर में देंगे। जनवरी वाले कब देंगे, जनवरी में देंगे। तो जो जैसे फाउंडेशन पास होगा उसके 1 साल बाद जाकर वो इंटर का एग्ज़ाम देगा, तो उसका समय बचेगा। अगर कोई भी कारण से क्लैश होने वाला है तो क्या करना है, ग्रुप बाय ग्रुप एग्ज़ाम में स्प्लिट हो जाना है, समय को एकदम वेस्ट नहीं होने देना है। आपको और बता दें ऐसे बोथ ग्रुप एडवांटेजेस, एक तो आपने देख लिया कि समय बच रहा है इफ़ यू डू द प्लानिंग बेटर। दूसरा एडवांटेज क्या है, एक तो सेविंग ऑफ टाइम हो गया ना, कौन ज़िंदगी भर पढ़ते रहेगा भाई साहब, जल्दी सीए बनेंगे, जल्दी कुछ ज़िंदगी में करेंगे अच्छा। दूसरा क्या होता है, एक सेट ऑफ बेनिफिट मिलता है। सेट ऑफ बेनिफिट क्या होता है, जैसे अगर आपको पता हो कि ग्रुप 1 में पास करने के लिए 300 मार्क में 150 मार्क लाना पड़ेगा और ग्रुप 2 में पास करने के लिए 150 मार्क लाना पड़ेगा, ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज आपको 40 मार्क्स ईच लाना पड़ेगा, 40 ईच भी लाना पड़ेगा, और ओवरऑल टोटल 150 आना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने ग्रुप 1 दिया, टोटल में 150 आ गया तो ही पास है। अगर सब में 40 से ज़्यादा आया है, 45 आया, बट टोटल में 150 नहीं आया है, तो आप पास नहीं माने जाएंगे। और अगर आपने दोनों ग्रुप दिया, किसी कारण से एक्चुअल मार्क्स आपका यहाँ पे 160 आ गया और यहाँ पे 140 आ गया, 40 कुछ लॉजिक से समझ लो कि 150 नहीं आके 40 और कितना होता है 40 80 और एक में 70 ऐसा कुछ आ गया, एक एग्जाम्पल के लिए 40 80 और 70 150 के जगह आपका 140 आया। सोचो ना, एक में 40 आया, एक में 40 आया, 80 आया, दूसरा में 60 आया, ऐसा कुछ आया मार्क्स, तो आप पास तो नहीं हुए ना। टोटल तो 140 आया, 150 चाहिए था, 150 आया नहीं, तब क्या करेंगे, तो टोटल में इंस्टीट्यूट आपका मार्क्स चेक करेगा कि आपका 300 आया कि नहीं आया। अगर टोटल में 300 आ गया तो आपको पास कर दिया जाएगा। अगर इस तरह का मार्क्स में कोई ग्रुप बाय ग्रुप अपीयर करता है तो फेल हो जाएगा, बट इस तरह का मार्क्स में अगर दोनों ग्रुप दिया तो पास कर दिया जाएगा, बिकॉज दोनों ग्रुप में ये सेट ऑफ बेनिफिट मिलता है। इसका जो एक्स्ट्रा मार्क आया वो दूसरा ग्रुप में सेट ऑफ हो गया, बट सब्जेक्ट वाइज तो 40 ईच चाहिए ही, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। अच्छा, तीसरा बेनिफिट क्या है कि जब आप दोनों ग्रुप पास करते हो ना, तो दोनों ग्रुप के कैंडिडेट्स ही कम होते हैं। ओवरऑल अगर देखोगे ना आप, कैंडिडेट्स अपीयरिंग कम होते हैं, तो एक थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाता है कभी कभी इंस्टीट्यूट की तरफ से ग्रेस मार्क का, बट उसके भीतर तो हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप वो चुनिंदा बच्चों में हो जो दोनों ग्रुप का चैलेंज ले रहे हो, तो इंस्टीट्यूट अप्रिशिएट करने के लिए आपको ऑल इंडिया रैंक एक अलॉट करता है। हर साल 50 रैंक्स दिए जाते हैं, रैंक 1 to 50, बट 50 बच्चों को ही दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है, जिसका सेम मार्क्स आ गया उनको भी रैंक दे दिया जाता है, सेम रैंक, बट रैंक 1 to 50 अलॉट किया जाता है। तो एक बार ये थप्पा लग गया ना कि आप ऑल इंडिया रैंक होल्डर हो, तो आगे की जर्नी और आसान होती चली जाती है, क्योंकि सबको रैंक होल्डर चाहिए, चाहे इंटर्नशिप हो चाहे जॉब हो। एक खुद का भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि आप इंडिया में एक पोजीशन अपने लिए ला पाए। मैं पहली बार अपने लिए बताऊं तो फाउंडेशन तक मैं बहुत ज़्यादा सीरियस स्टूडेंट नहीं था, आम स्टूडेंट की तरह। इंटर में जाके सीरियस हुआ, किसी ने मुझे गाइड किया कि रैंक लाने का सोचना भी चाहिए। मैं बोला हो ही नहीं सकता है मेरे से, बट फिर भी उन्होंने बोला ट्राई तो करो, कोशिश करने में क्या जाता है। और कोशिश किया, शिद्दत से पढ़ाई किया और सच में रैंक आया मेरा। आई वॉज ऑल इंडिया रैंक 27th इन माई इंटरमीडिएट। तो रैंक आपका भी आ सकता है प्रोवाइडेड आप उस शिद्दत से पढ़ाई करेंगे। तो ये हुई बात टर्म प्लानिंग की। आई होप द फंडा इज़ क्लियर। एंड इसी के साथ ग्रुप प्लानिंग भी आपको समझा दिया गया है विथ द टर्म कि कौन सा ग्रुप वाइज जाना है कि बोथ ग्रुप जाना है, उससे आपको प्लानिंग समझ में आ गई। बट अगर ग्रुप चूज़ करना है ग्रुप प्लानिंग में, तो पहले हमेशा ग्रुप 1 को ही चूज़ करेंगे। मतलब अगर ग्रुप वाइज ही जाना है, कोई कारण से आपको लग रहा है कि
आप दोनों ग्रुप के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो ऑलवेज ग्रुप 1 फर्स्ट ही चूज़ करना है, ग्रुप 2 फर्स्ट चूज़ नहीं करना है। इवन जब आप सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर रहे हो तो सब्जेक्ट सीक्वेंस जो हम बोलना चाह रहे हैं वो यही बोलना चाह रहे हैं कि आप सब्जेक्ट्स में भी पहले ग्रुप 1 फर्स्ट कंप्लीट करोगे, फिर ग्रुप 2 में जाओगे। पहले आप अगर ग्रुप 1 के साथ ग्रुप 2 स्टार्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ग्रुप 1 भी अटक जाता है, फिर ग्रुप 2 भी अटक जाता है। तो पहले ग्रुप 1, जैसे आपको पता है सब्जेक्ट्स का नाम कि एडवांस अकाउंटिंग है, फिर सेकंड सब्जेक्ट आपका लॉ है, थर्ड सब्जेक्ट आपका टैक्स है, तो पहले इसको ख़त्म करेंगे। टैक्स और एडवांस अकाउंटिंग अगर पहले करें तो बेहतर है, फिर जो भी पहले ख़त्म हो गया उसके बाद लॉ करें तो बेहतर है। तो सीक्वेंस अगर हम बोले तो एडवांस अकाउंटिंग और टैक्स एक साथ ख़त्म करो पहले, ठीक है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, तीनों एक साथ स्टार्ट कर देते हैं। तीनों एक साथ स्टार्ट करने से क्या असुविधा होता है कि लॉ ना हम लोग ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, ठीक है। बट फिजिकल क्लासेस जो लोग लेते हैं उनका बैच टाइमिंग वगैरह वैसे ही सेट होता है, तो तीनों एक साथ भी करते हैं बहुत सारे लोग। ऐसा बात नहीं है कि ये रॉन्ग है, बट इसमें एक प्रॉब्लम आती है, जिनका थ्योरी वीक है वो बच्चे लॉ भूल जाते हैं जल्दी, पढ़ा हुआ सारा दिमाग से निकल जाता है, फिर से वापस पढ़ना ही पड़ता है। तो इसलिए सजेशन ये कि एक बार ये दो ख़त्म करो, फिर इनमें से कोई एक पहले ख़त्म होगा तो उसके साथ लॉ चालू हो जाएगा, और फिर फटाफट लॉ ख़त्म करेंगे। जो लास्ट पढ़ा हुआ रहेगा तो ताज़ा ताज़ा रहेगा, इसके बाद आप नेक्स्ट में लॉ उठा सकते हो, ठीक है। नॉर्मली एडवांस अकाउंटिंग में डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसे टैक्स में दो है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो एडवांस अकाउंटिंग के साथ डायरेक्ट टैक्स ख़त्म कर दिया और फिर आईडीटी के साथ लॉ उठा लिया। तो एक तरह से आपको लग रहा है कि मेरा 3 सब्जेक्ट है, बट इनडायरेक्टली ये 4 सब्जेक्ट है। टैक्स में 2 पार्ट है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और फिर लॉ आ गया। तो वैसे आप कर सकते हो। मेरा ये सजेशन है, बाय एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह से पढ़ोगे तो ज़्यादा सुख पाओगे, ज़्यादा ग्रास्प कर पाओगे। तो पहले ये करोगे, फिर सेकंड में लॉ उठाओगे। जो भी पहले ख़त्म हुआ, आप एडवांस अकाउंटिंग ख़त्म हो गया तो आप क्या कर सकते हो, लॉ उठा सकते हो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि एडवांस अकाउंटिंग और डीटी ख़त्म हुआ, फिर साथ डीटी के साथ आईडीटी जब चालू हुआ तो आईडीटी और लॉ का पेयर बना लिया। तो ऐसा पेयरिंग भी कर सकते हो। बट बहुत बार क्लासेस भी जब आप लेते हैं तो डीटी के टीचर अलग होते हैं, आईडीटी के टीचर अलग होते हैं। तो मैं इस तरह से आपको सजेस्ट कर देता हूँ कि टैक्स डीटी के साथ बना लेना, अकाउंट्स और लॉ और टैक्स आईडीटी के साथ पेयर कर लेना, क्योंकि ये दोनों थ्योरेटिकल, आईडीटी थोड़ा थ्योरेटिकल होता है। तो थ्योरी मैच हो जाएगा, प्रैक्टिकल मैच हो जाएगा। थ्योरी लास्ट में पढ़ना फ़ायदा इसलिए कि रिटेन ज़्यादा होता नहीं है, तो लास्ट में पढ़ा हुआ ज़्यादा दिमाग में रहता है। प्रैक्टिकल पहले पढ़ने में फ़ायदा ये है कि प्रैक्टिस कर करके उसको माथा में सेट कर सकते हैं, फिर उसको लास्ट तक याद रखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता, क्वेश्चन देखते ही अपने आप सॉल्व होने लगता है। और ग्रुप टू फर्स्ट क्यों लिखा हूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आया। ग्रुप 2 सेकेंड होगा, ठीक है। ग्रुप 1 फर्स्ट है तो ग्रुप 2 सेकेंड होगा। और यहाँ पर पहला सब्जेक्ट है कॉस्ट, दूसरा सब्जेक्ट है आपका एफएम, और तीसरा सब्जेक्ट है सबसे खतरनाक सब्जेक्ट, वो है ऑडिट। एफएम के साथ एक कंबाइंड सब्जेक्ट है एसएम, ठीक है। तो एक तरह से दिखने में यहाँ पर भी 3 है, बट एक्चुअली 4 ही है। क्यों? क्योंकि एफएम के साथ एसएम है, ठीक है। दिखने में 3 है बट है 4 ही, बट ठीक है, मैनेजेबल है। तो इसमें पेयर क्या होगा, पहले आप पढ़ोगे कॉस्ट और एफएम, ऑब्वियस सेम सिस्टम, कॉस्ट और एफएम पहले पढ़ोगे क्योंकि दोनों प्रैक्टिकल है। और सेकंड पेयर होगा एसएम और ऑडिट। तो एसएम ऑडिट बिंग थ्योरी, वो सेकंड पेयर में उठाया जाए तो बेटर होता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट सीक्वेंस है जिससे कि आपका रिटेंशन बढ़े। प्रैक्टिकल को पहले प्रैक्टिस कर करके ऐसा माथा में घुसा दिया जाए कि आपको वो रिवाइज़ करने का ज़रूरत ना पड़े। और थ्योरी ऐसा चीज़ है कि जिसको 3-4 बार 5 बार रिवाइज़ नहीं करोगे तो बैठेगा नहीं दिमाग में, वर्ड्स आएंगे नहीं। एग्ज़ाम में क्या होता है, वर्ड्स मैच कराने पड़ते हैं। आप खाली समझ लोगे और अपना मन से लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। आपको वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है, जो क्लास में बताए जाएँ उसको फॉलो करना है। 4th चीज़ आपको क्या सीखना है कि क्लासेस का मोड क्या हो। देखो अब क्या हो गए, आप फाउंडेशन से बड़े होकर इंटर में आ गए हो, ठीक है। तो क्लासेस मोड क्या हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोड अवेलेबल क्या क्या है, एक मोड अवेलेबल है फिजिकल क्लासेस, जहाँ पे आप जाके पढ़ते हो। और आज के ज़माने में आजकल ऑनलाइन क्लासेस का एक ज़माना आ गया,
ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में एक ऑनलाइन लाइव चलता है, बहुत सारे सर लाइव पढ़ाते हैं, और एक ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस आता है। रिकॉर्डेड क्लासेस को ऑनलाइन वर्ड से भी बुलाते हैं ऑनलाइन क्लासेस, बट रिकॉर्डेड क्लासेस आता है। अब सबका अपना अपना प्रोज है, अपना अपना कॉन्स है, ठीक है। अब फिज़िकल क्लासेस में जैसे मैं तो बहुत साल तक फिज़िकल पढ़ाता था, तो मैं ये चैलेंज फेस करता था पर्सनली कि बच्चे ज्वाइन तो करते हैं बहुत सारे, बट आ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि देखो बारिश हो गई, बुखार हो गया, ये एक प्रॉब्लम। दूसरा क्या है, कॉलेज का कोई एक्स्ट्रा क्लास पड़ गया, कोई एग्ज़ाम्स आ गया बीच में, अलग सा कोई स्पेशल एग्ज़ाम आ गया, दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा कोई घर में फंक्शन आ गया, घर में किसी के यहाँ पे हेल्थ इशू हो गया, ठीक है, तो तीसरा प्रॉब्लम। और उसमें कोई भी क्लास मिस हो जाता है तो फिर बच्चे कवर अप ही नहीं कर पाते थे। वो अगला क्लास जाते थे तो उनको कुछ समझ नहीं आता था, ठीक है, तो उसका बैकअप करने के चक्कर में बैकअप क्लास में ही बैठे रह जाते थे। फिर बैकअप क्लास से निकल के कभी मेन क्लास में आ ही नहीं पाते थे। आजकल बैकअप सिस्टम आ गया बहुत सारी क्लासेस में कि वो घर पे बैकअप दे देते हैं, तो वो घर पे बैकअप मतलब रिकॉर्डेड क्लास में बैकअप आ जाता है, तो फिर वो रिकॉर्डेड में ही रह जाते हैं, फिर वो इन लाइन विथ नॉर्मल क्लास आ ही नहीं पाते हैं। और आने का एक ही उपाय होता है कि जो रनिंग चैप्टर्स है फिर उसको छोड़ ही दो, उसको लास्ट में कोर्स ख़त्म होने के बाद करेंगे, और फिर मेन नया चैप्टर से घुसने का कोशिश करते हैं। उसमें समझ में आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक रह जाता है। फ़ायदा खाली एक ही है कि भाई जाके आदमी पढ़ता है तो अटेंशन सिंसियरिटी क्लासेस की बनी रहती है, ये फ़ायदा है। बट नुकसान क्या है वो आपको समझ में आ ही गया। और एक चीज़ है कि आपके पास आपके शहर में आसपास बेस्ट फैकल्टीज़ ऑफ द कंट्रीज़ हैं कि नहीं है, उनके वहाँ का रिजल्ट्स कैसा है, उनके वहाँ का कंसेप्ट क्लैरिटी कैसा है, वो आपको पता करना पड़ेगा। बहुत बार आप एकदम बस नियर टू होम वाला चीज़ चुन लेते हो, बट पता चलता है कि वहाँ की जो सपोर्ट सिस्टम है वो उतनी एप्ट नहीं है। गिवन अ चांस यू शुड स्टडी फ्रॉम कंट्रीज बेस्ट, है ना, और गिवन अ चांस यू शुड ऑलवेज फर्स्ट फाइंड आउट कि वो कैसा पढ़ा रहे सर अंदर में। आप बहुत बार बस नाम देख के चले जाते हो, ब्रांड देख के चले जाते हो, बट वाई नॉट चेक सम वीडियोज़ बिफोर यू ज्वाइन, so that you understand the level of understanding they are providing inside. ऑनलाइन लाइव में भी वही सिमिलर समस्या है, बट एक समस्या इसमें एक ये भी है कि भाई हर समय डेटा चाहिए, इंटरनेट चाहिए, वरना क्लास चलेगी नहीं। अगर आपके इंटरनेट का इशू हो गया तो क्लास बंद हो जाएगी। तो बारिश के मौसम में इंटरनेट काम नहीं कर रहा, कोई कारण से आज डेटा रिचार्ज नहीं है या डेटा का अवेलेबिलिटी नहीं है आपके शहर में या एरिया में, तो ऑनलाइन लाइव तो एकदम ही बिग नो है, ठीक है। बट डेटा अगर सीमलेस है तो आप ऑनलाइन लाइव ट्राई कर सकते हो। इसमें एक फ़ायदा होगा कि कम से कम ट्रैवलिंग टाइम तो बचेगा आपका, बाहर आना जाना का, हाँ, लेकिन थोड़ा सिंसियरिटी बना रहेगा, ट्रैवलिंग टाइम बच जाएगा, तो वो टाइम आप अपना रिलैक्स करने में फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बिता सकते हो, थोड़ा सा और हेल्दी रूटीन बन जाता है। बट नुकसान क्या है एक तो कि दोस्त नहीं बनते यार, जैसा फिजिकल क्लासेस में कई बार दोस्ती यारी बन जाते, वैसे दोस्त नहीं बनते। हर एक का अपना प्रोज एंड कॉन्स है। रिकॉर्डेड क्लासेस जो है उसका एडवांटेज क्या है कि आपका मतलब कोई क्लैश नहीं है। उसका दूसरा एडवांटेज है कोई डेटा का सच डिपेंडेंसी नहीं है क्लास चलने में, तो आप क्लासेस डाउनलोड करके फिर अपने हिसाब से प्ले कर सकते हो, या फिर क्लासेस पेन ड्राइव में मंगा सकते हो। अगर आपके यहाँ पे सीवियर इंटरनेट इशू है तो फिर आप उस डाउनलोडेड क्लास को ही प्ले करते हो, ठीक है। ट्रैवलिंग टाइम तो बचता ही है, मतलब इसका भी एडवांटेज है, इसका भी एडवांटेज है, ठीक है। बट एक ही प्रॉब्लम है कि आदमी डेडिकेटेड वे में बैठ के पढ़ता नहीं। माँ बाप सोचता है कि यार क्या कर रहा है, पढ़ क्यों नहीं रहा है। बट मान लीजिए अगर कोई बच्चा सिंसियर हो अपने करियर के प्रति, थोड़ा सा भी अवेयर हो कि उसके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, तो ये बेस्ट ऑफ बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आप क्लास को थोड़ा स्पीड अप कर सकते हो, थोड़ा और टाइम बच जाता है। कई बार क्लास को आप और रिवाइंड कर करके और अच्छे से सुन सकते हो, जो कि फिर फिजिकल और ऑनलाइन में ना बाद में बैकअप में बैठ के देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या रिदम में ही आप आगे पीछे करके, जब कंसंट्रेशन क्लास में नहीं भी रहा तो कैचअप करने में इजी होता है। तो सबसे मोस्ट इफेक्टिव हमने देखा है ये क्लासेस सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए काम की, स्पेशली फॉर एवरेज स्टूडेंट्स। देखिए जब फिजिकल क्लासेस होते हैं तो ये आप देखेंगे कि टीचर है ना, जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं उनके स्पीड पे चलते रहता है, फटाफट बताते रहते हैं, ये हुआ ये हुआ वो टॉप स्टूडेंट आंसर दिया, बाकी सब कॉपी करके निकल लेते हैं। उनको समझ में नहीं आता ये कैसे बोल पा रहा है, पूरा 100% क्लास पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। ऑनलाइन लाइव में भी ऐसा होता है, अगर सामने में टीचर बैठा है तो नहीं तो
कई बार ऑनलाइन लाइव में सामने में स्टूडेंट बैठा है तो, और सामने में स्टूडेंट नहीं बैठा है तो टीचर क्या करेंगे, अपने अजम्पशन से आगे बढ़ते रहेंगे, आप कैचअप नहीं कर पाएंगे, क्लास तो आगे बढ़ जाएगा। फिर बैकअप में कब बैठ के रिवाइज करेंगे, इतना तो टाइम ही नहीं है। बट यहाँ पे क्या, रिदम के साथ साथ अगर कुछ भी लगा कि आगे पीछे हो रहा है कंसेप्ट, तो आप रिवाइंड फॉरवर्ड करके यू कैन लर्न एट योर ओन पेस। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव देखा गया है मेरे एक्सपीरियंस में। एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी कैचअप करके क्लास में परफॉर्म करने लग गए व्हेन दे हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज ये यहाँ पे वीक फील करते थे। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि बच्चों की सिंसियरिटी नहीं रहती। इसीलिए एसजेसी इंस्टीट्यूट ने, हमारे इंस्टीट्यूट ने एक इनिशिएटिव लिया है बच्चों को इस रिकॉर्डेड क्लास में सिंसियरिटी दिलवाने का बाय वे ऑफ वीकली रिव्यू सेशंस। और वो रिव्यू सेशंस वगैरह के लिए आपको हमारे श्योर शॉट बैच या वन स्टॉप पास सिस्टम के बारे में इंक्वायरी करनी है। श्योर शॉट बैच बोलता है कि आपको क्लासेस भी हमारे यहाँ से लेना है, वन स्टॉप पास सिस्टम बोलता है कि आप क्लासेस कहीं पे भी ले लो, बट आप हमसे वन स्टॉप पास सिस्टम ले लो तो ये इंश्योर हो जाएगा कि आप सच में सिंसियरली पढ़ाई कर लिए हैं। तो वन स्टॉप पास सिस्टम में क्लासेस लेना कंपलसरी नहीं, बट सिस्टम मिल जाएगा, पढ़ने का तरीका आ जाएगा और पढ़ना कंप्लीट हो ही जाएगा। और श्योर शॉट में क्लासेस भी हमसे ही चूज़ करेंगे, प्लस सिस्टम भी मिल जाएगा। तो ये हमने एक सोल्यूशन बनाया है क्लासेस मोड के लिए। अब क्या है, चुनना आपको है, आप बस बहकना नहीं है, ठीक है, कि बस मेरा दोस्त यहाँ जा रहा है तो मेरे को यहाँ चल जाना चाहिए। डू व्हाट सूट्स यू बेस्ट। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है आपको कि हमको क्या सूट करेगा, तो आपको एसजेसी इंस्टीट्यूट के काउंसलर टीम से इंटरेक्ट करना चाहिए। दे विल हेल्प यू टू गाइड विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी कमिटमेंट, and whatever then you feel you may choose for yourself. फिफ्थ क्या है, देखो, टीचर सिलेक्शन। फिफ्थ पॉइंट इज कमिंग कि कौन से टीचर को सिलेक्ट करो। अभी क्या है, कुछ टीचर्स आपके फ्रेंड्स बोल दिए, सीनियर बोल दिए कि मैं यहाँ से पढ़ा था तो तू भी यहीं से पढ़ना, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स ये करते हैं, ठीक है। बट क्या होता है, वो एक तरीका तो है ही, दैट इज़ द ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल तरीका, बट बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे कई बार वो कोप अप नहीं कर पाते, क्योंकि देखो घर में एक ही माँ बाप के मल्टीपल बच्चे होते हैं, तो हर बच्चा इक्वल नहीं हो पाता है। बहुत बार कोई बहुत आगे निकलता है, कोई एवरेज रह जाता है। एक ही स्कूल में एक ही क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, बट हर बच्चा इक्वल नहीं परफॉर्म करता है। तो उसी तरह से टीचर अपने जगह सारे बेस्ट हैं, परफॉर्म बच्चे को ही करना है, तो उसको पता नहीं होता कि उनको कहाँ पे जाके हम परफॉर्म कर पाएंगे। वो बस नाम से चुनता है और बेस्ट टीचर के पास सोच के चला जाता है। आप परफॉर्म उनके साथ कर पाओगे जिनके साथ आप अच्छा कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। कनेक्ट कैसे पता चलेगा हम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं? जैसे अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो आपको मेरी बात अगर समझ में आ रही है, आपको मेरी बात लाइवली लग रही है, जिंदा दिली लग रही है, ओरिजिनल लग रही है, तो आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको आगे सुनने का मन कर रहा है, राइट। तो ये कनेक्शन कैसा बन रहा है वो आपको देखना जरूरी होता है, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल बाय वाचिंग यूट्यूब वीडियोस। तो यूट्यूब वीडियोस से आपको समझ में आएगा सर का कि उस सर का मैं क्लास लूँ कि नहीं लूँ। आप बहकावे में आके लो फीस के चक्कर में, बस दोस्त बोला ये बोला वो बोला के चक्कर में चले जाओगे, तो बाद में वो सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, क्योंकि आपको सब्जेक्ट का कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा बिकॉज ऑफ द टीचर। और ऐसा भी हो सकता है आपका मेरे से भी कनेक्शन ना बैठे। मैं भी पढ़ाता हूँ कॉस्ट एफएम, आपका बैठता है तो आप मेरे साथ जरूर आओ, नहीं बैठता है तो नहीं आना चाहिए, जिसके साथ बैठता है उसके साथ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कनेक्शन वाली बात है। उसके अलावा ये भी देखना है, बहुत बार बहुत सारे टीचर्स के साथ आपका कनेक्ट हो रहा है, बट क्या प्रॉब्लम है कि उनके क्लासेस में आप मान लीजिए रिकॉर्डेड मोड में गए, वैलिडिटी नहीं देते हैं। वैलिडिटी मतलब क्या होती है कि आपके व्यूज़ एंड वैलिडिटी की बात हो रही है। मान लीजिए व्यूज़ है 1.5 टाइम्स, अब 1.5 गुना टाइम का वैलिडिटी दिया हुआ है, मतलब आप एक क्लास को 1.5 गुना से ज़्यादा देख ही नहीं सकते। अगर कल को कुछ नहीं समझ में आया तो बस 1.5 गुना का लिमिट है, उसके बाद बम बम बोले जो भगवान चाहे वही होगा, आपके और कुछ नहीं हो सकता। तो ये आपको पता लगाना चाहिए। मेरे आज के ज़माने में जो अनलिमिटेड व्यूज़ दे रहा है या जो मैक्सिमम व्यूज़ दे रहा है 2 बार 3 बार, वो क्लासेस लेनी चाहिए, जिससे कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। कल को मुझे नहीं समझ में आया तो मैं क्या करूँगा। और एवरेज स्टूडेंट हो आप, तो आपको तो इसी में जाना है भैया, आपको टॉपर से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। कई बार स्टूडेंट्स वैलिडिटी में भी कई बार है ना हड़बड़ा जाते हैं, जस्ट फटाफट सामने वैलिडिटी वाला क्लास ले लेते हैं। आपको एकदम
मैक्सिमम जो आपका टर्म प्लानिंग हुआ है जैसे मई का मई में, तो मई तक का वैलिडिटी लेना है, ठीक है, टिल एग्जाम टर्म तक जाना है, एग्जाम टर्म वैलिडिटी लेना है। ये नहीं कि 3 महीना वैलिडिटी, 1 महीना वैलिडिटी पे सलट जाना है, क्यों, क्योंकि फीस कम लग रहा था, ऐसा नहीं जाना, एग्जाम टर्म वैलिडिटी। क्योंकि कोई भी क्लास आपको ये भी ध्यान रखना कि रिवीजन के वक्त भी दरकार पड़ सकता है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप 1 में तो 3 महीने में ख़त्म कर लूँगा, तो 3 महीने का वैलिडिटी ले लेता हूँ, तो ले लीजिए, उससे फीस थोड़ा हो सकता है बच जाए, बट फिर बाद में परेशानी होगी, एक्सटेंशन कराना पड़ेगा और वो सब कॉस्ट एड अप कर देगा। तो इट्स बेटर कि आप एग्जाम टर्म वैलिडिटी चूज़ करो। नेक्स्ट और एक पॉइंट है कि आपको ये देखना है बहुत बार कि उन टीचर का पोस्ट क्लास अवेलेबिलिटी क्या है, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर पोस्ट द क्लासेस। बहुत बार देखा गया है कि फिजिकल क्लास लेने वाले टीचर्स पोस्ट क्लास अवेलेबल ही नहीं है, मतलब आपको दूसरे क्लास में चलते हुए दिख जाएंगे, या फिर बोलेंगे हो गया बस जो पढ़ा है उतना पढ़ा दिया, अगला दिन क्लास में आके पूछना। तो बहुत बार बच्चे हम देखेंगे क्लास में पूछ ही नहीं पाते, तो फिजिकल क्लास में प्रॉब्लम आता है। और फिजिकल क्लास वाले सर लोग बोलते हैं हम लोग अपना कोई नंबर शेयर नहीं करेंगे, आप अपना बस क्लास में पूछे ना, अगला दिन आके अब नहीं पूछ पाते, क्या करें। तो हमने ये चीज़ बहुत समय तक चलाया, ठीक है, फिर हमें लगा नहीं बच्चे लग रहा है पूछ नहीं पा रहे हैं, तो फिर हमने फिजिकल क्लासेस में पोस्ट क्लास बैठने का सिस्टम बनाया, तो फिर बच्चों को हड़बड़ रहता है दूसरा क्लास जाने का, तो भी वर्क नहीं किया। फिर हमने देखा कि लास्ट में वर्क क्या किया कि बच्चों के साथ यदि अपना नंबर शेयर किया जाए तो वो आराम से बिना हेजिटेशन के पूछ लेते हैं। अब बहुत बार नंबर शेयर करने के वजह हम लोग ग्रुप में भी ऐड करते थे, पहले वाले ग्रुप में पूछो, तो ग्रुप में भी बच्चों को हेजिटेशन होता है, पूछेंगे कोई कुछ बोल दिया, कमेंट कर दिया तो क्या होगा। तो 1-to-1 जहाँ कम्युनिकेशन हो सकता है वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप टीचर के साथ 1-to-1 कम्युनिकेशन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो हमारे यहाँ पे तो हमने व्हाट्सएप में अलग से कम्युनिकेशन करना जब से स्टार्ट किया है, बच्चों को भी फ़ायदा, मेरे को भी मज़ा। और कहीं ना कहीं क्या होता है, बच्चा कई बार पढ़ता है ना, तो टीचर जो असम्पशन लेके पढ़ा रहा है वो बच्चे को नहीं क्लियर हो रहा, या बच्चे को लग रहा है कि पता नहीं ये छोटा सा चीज़ क्यों नहीं मेरे को समझ में आ रहा, तो वो डाउट सेल्फ पे करने लगता है या फिर टीचर पे डाउट करने लगता है, और दोनों में उसका नुकसान ही है। और यही अगर 1-to-1 व्हाट्सएप का ऑप्शन होता है तो बच्चे फट से पूछ लेते हैं और वो क्वेरी सॉर्ट आउट हो जाती है, और सॉर्ट आउट हो जाती है तो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, अपना उनका कॉन्फिडेंस टूटता नहीं है और उनको इंकरेजमेंट मिल जाता है। टीचर से डायरेक्ट बात हो रही है बोलकर, अब मैं अपने टीचर से डायरेक्ट व्हाट्सएप में बात कर पाऊँ तो मेरे को भी कितना इंकरेजमेंट मिलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो देखना चाहिए। तीसरा, जैसे आप सीए के क्लासेस करो तो सीए ओरिएंटेड टीचर के पास जाना है, जो आपको सीए की सारे सब्जेक्ट्स ख़त्म कराए, सीए के मैथ से पढ़ाए, मतलब सीए का मैथ कवरेज पूरा करा दे, सीए का सारा पेपर सॉल्व वगैरह उसमें डिस्कस्ड हो, ठीक है, सारा सीए ओरिएंटेड बातचीत उधर हो रहा हो, इसका भी ध्यान रखना है। अलॉन्ग विद दैट ऑफ कोर्स फीस इज़ ऑल्सो द क्राइटेरिया, तो वो आपको अफोर्डेबिलिटी मैच करनी पड़ेगी। एनीवे, देखिए आपको अगर ये सब जगह में दिक्कत है तो एसजीसी का टीम आपको पूरा तरीके से कोऑपरेट करेगा, हेल्प करेगा, भले ही आप कोई भी क्लास हमारे ऐसे न लो। बाय द वे, हमारे यहाँ पर इंडिया के सारे बेस्ट टीचर्स का क्लासेस अवेलेबल ऑलरेडी है, दैट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, ठीक है। तो आपको अगर ज़रूरत पड़ा तो वी विल हेल्प यू टू नेगोशिएट विद द टीचर्स कि आपके लिए क्या बेस्ट फीस हो सकता है। वी विल ट्राई टू कम आउट विद दैट। और इसको ऑलरेडी कुछ एक लेवल तक हमने वर्क किया बाय वे ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बोज जो आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो। एक इकोनॉमिकल कॉम्बो, दूसरा है प्रीमियम कॉम्बो, तीसरा है सुपर सेवर कॉम्बो, ठीक है। सुपर सेवर बीइंग द लीस्ट प्राइस्ड एंड मोस्ट affordable combo. All teachers are best. The only thing is you have to find your connect, and it will take some time. You must find out time. If you need the links of YouTube videos, you must connect with us at our given number. All right, the number is 8100112222. बहुत easy number है, easily याद हो जाता है, 8100112222. तो ये कवर कर लिया हम लोगों का टीचर सिलेक्शन। अब क्या आता है, टाइम शेड्यूल एंड अवॉइड 3 कॉमन मिस्टेक्स। तो टाइम शेड्यूल के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप अपना एक डेली आवर्स कमिट करेंगे कि मैं कितना देर पढ़ूंगा। जैसे मैंने ऊपर में वर्किंग किया आपके लिए कि आप 8 घंटा पर डे पढ़ेंगे, तभी आप 90 डेज़ का स्लॉट्स में ख़त्म कर पाएंगे। तो अगर आपको 1 साल में अटेम्प्ट देना है तो 8 आवर्स पर डे इज़ मिनिमम।
अगर आप 8 आवर्स पर डे में नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो आपको फिर ग्रुप बाय ग्रुप ही जाना है, और पहला ग्रुप आप मई में देंगे, उसी हिसाब से चलना है। फिर दूसरा ग्रुप आप सितंबर में नहीं दे पाएंगे, जनवरी में देंगे, अगर आप 8 आवर्स पर डे कमिट नहीं कर सकते हो तो 8 आवर्स पर डे को अपना एक टाइम टेबल, जैसे स्कूल कॉलेज का टाइम टेबल बनता था ना, वैसे बना के चलना पड़ेगा। कि मान लीजिए सुबह 8 बजे से पढ़ाई चालू किया, फिर 8 से 10 पढ़ा, तो आधा घंटा का ब्रेक लिया, 10:30 से फिर 12:30 पढ़ा, फिर आधा घंटा का ब्रेक लिया, या फिर 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, फिर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक पढ़ा, फिर आधा घंटा का ब्रेक लिया या 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, फिर 4:30 से 6:30 तक पढ़ा। ऐसे आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और जब मैंने बोला कि पहले 2 क्लास करना है, तो मान लो एडवांस अकाउंटिंग का फर्स्ट क्लास, एडवांस अकाउंटिंग का सेकंड क्लास, फिर टैक्स का फर्स्ट क्लास, डीटी का करना है तो डीटी का फर्स्ट क्लास, डीटी का सेकंड क्लास। तो ये सुविधा अपना हिसाब से बनाने का तब मिलता है जब आप रिकॉर्डेड क्लास करते हो, और ये बनाने का अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका फिर बाकी चीज़ लाइफ का मैनेज हो जाता है, और बाकी चीज़ लाइफ का मैनेज करने का टेंशन है नहीं। तो फिजिकल क्लास भी ले सकते हो, फिजिकल क्लास में फिर जो टाइम टेबल वहाँ से मिलेगा उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा। बट उसमें कभी कभी कोई एब्सेंट हो गया, कोई क्लास कैंसिल हो गया, तो इट विल बी चैलेंज, को टाइम वेस्ट ही हो गया, और फिर कहीं ना कहीं वो कटौती करके सर लोग फटाफट ख़त्म कर देते हैं। ये एक चैलेंज आता है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है तो आपको कैसे बैलेंस करना है, ये इंश्योर करना है कि कटौती नहीं हो रही हो। तो टाइम शेड्यूल का बनाना तो फिर भी आसान है भाई साहब, इसको फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और मैं आपको बता दूं 80% स्टूडेंट इसीलिए फेल हो जाते हैं, वो इसलिए फेल हो जाते हैं कि टाइम शेड्यूल बनाते ही नहीं और फॉलो ही नहीं करते। तो बच्चे फॉलो कर पाए, इसीलिए हम लोगों ने शॉर्ट बैच या वन स्टॉप पास सिस्टम का सॉल्यूशन निकाला है। आप इसके बारे में ज़रूर पता करें, क्योंकि हमारा दिल से इच्छा है कि आप एक ही बार में पास कर जाएं, और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क करता है और इंश्योर करता है कि आपका कोर्स इतना टाइम पे ख़त्म हो जाए कि आपके पास एम्पल टाइम ऑफ रिवीजन भी बचे। एंड लास्ट इज अवॉइड द 3 कॉमन मिस्टेक्स। व्हाट आर द 3 कॉमन मिस्टेक्स? 3 कॉमन मिस्टेक्स। इतना ज्ञान लेने के बाद भी पहला मिस्टेक आप क्या करोगे? आप बोलोगे हम देख लेगा। ठीक है, आप क्या बोलोगे? आई विल मैनेज। क्या बोलते हो आप? आई विल मैनेज। तो कर लो भाई, इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट 10% ही होता है और 90% फेल हो जाते हैं। फेल हो जाते हैं बोल के डरा नहीं रहा हूँ, ये अलर्ट कर रहा हूँ कि अगर आप सीरियस होंगे ना तो आपको 10% में आ ही जाएंगे, और सीरियस नहीं होंगे तो आपका कितना अटेम्प्ट लगेगा कोई उपाय नहीं है। तो आई विल मैनेज को छोड़ दीजिए, एक मेंटर का हाथ पकड़ लीजिए। यू नीड अ मेंटर। ठीक है, मेंटर लाइक SGC इंस्टीट्यूट, मेंटर लाइक डेडिकेटेड मेंटर्स। अभी बोलेंगे मेंटर मतलब आप सोचेंगे कि मेरा भैया गाइड कर दे, मेरी दीदी गाइड कर दे, वो अपने लाइफ में बिजी हैं, वो आपको थोड़ा बहुत बता देंगे, उतना 100% नहीं बता पाएंगे जैसे कि कोई मेंटर बता सकता है। ये वन स्टॉप पास सिस्टम एक मेंटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, क्लासेस में कई बार टीचर अवेलेबल नहीं होते तो वो मेंटर की तरह वर्क नहीं करे, वो टीचर की तरह वर्क करे। मेंटर मतलब ऐसा जिनसे आप 50 बार कनेक्ट कर सको, 1-to-1 बेसिस में मिल सको, समझ सको, हर तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करा सको। ठीक है, सेकंड नंबर, आप ऐसा मत करना कि ये पूरा प्लानिंग बताने के बाद भी, ये पूरा प्लानिंग बताने के बाद भी, ठीक है, अपना कोई प्लानिंग लगाना। अगर आप लगाओगे तो फिर अटेम्प्ट लगेगा। आप हो सके तो सीनियर से सीखो, जो अभी रिसेंट में पास किए हैं उनका इंटरव्यू वीडियोस देखो, तो आपको समझ में आएगा कि जो मैं बोला हूँ वो परफेक्ट बोला हूँ। ठीक है, आप कई बार क्या करते हो ना कि आप ब्लाइंडली बस कोई बहुत पुराने ख्यालात वाले लोग का बात को फॉलो कर रहे हो और वही आपकी प्लानिंग बन गई है। तो अपना कोई प्लानिंग विदाउट एनी वैलिडेशन के यूज़ करोगे तो फिर चकमा खा जाओगे और फिर फेल हो जाओगे। और तीसरा, यहाँ पर इस एग्ज़ाम में पास करने के लिए पढ़ाई का ना सीरियसनेस एक लेवल पे ऐसा आना चाहिए कि आपका हर कंसेप्ट का आप चिथड़ा निकाल पा रहे हो, क्योंकि सब जो पढ़ाई है वो रियल वर्ल्ड ओरिएंटेड पढ़ाई है। आपके हिसाब से वो कोई आंसर बना बना के लिखने का पढ़ाई नहीं है।
ठीक है। तो डू नॉट मेक योर ओन कॉन्सेप्ट्स और डू नॉट मेक योर ओन आंसर्स, ठीक है। डू नॉट मेक क्रिएट योर ओन आंसर, मतलब क्रिएटिविटी नहीं दिखाना पड़ता आपको, जो लॉ बोल रहा है वही लिखना है, जो तरीका वही करना है, आपका जो फॉर्मेट्स अकाउंट्स का बताया वो वही करना पड़ेगा आपको, आप अपना ही कोई फॉर्मेट नहीं बना सकते। जहाँ पे स्कोप अवेलेबल है वो सर लोग आपको बता सकते हैं। जब आप अपने से सेल्फ स्टडी करते हो तो वो सब क्लिक भी नहीं करता। सेल्फ स्टडी जो करता है उसको समझ में नहीं आता, उसको लगता है सब अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार प्रीवियस पढ़ाई ऐसे ही किया हुआ है। डू नॉट टेक इट एज लाइट एज फाउंडेशन, दैट इज़ व्हाट आई विल लाइक टू सजेस्ट। मतलब फाउंडेशन में सीरियसनेस था तभी पास हुए होंगे, और अगर नहीं भी था और पास हो गए तो इंटर एक अलग ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है। इंटर कोई पास हो जाता है ना तो वो सीए बन ही जाता है, थोड़ा आगे पीछे टाइम लगता हो बट वो बन ही जाता है अगर वो गिव अप नहीं किया तो इंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है। अगर यहाँ पे सीरियसनेस नहीं आता ना तो आदमी फिर छोड़ देता है सीए को, अगर यहाँ पे सीरियसनेस आ गया तो वो सीए बन ही जाता है। तो आई विश कि आप सीए बनो और इंटर को सीरियसली लो। कोई भी तरह का हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए तो एसजेसी टीम को कनेक्ट करो। फ़ोन नंबर यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। और अगर वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ हो तो कमेंट में भी बताना और शेयर ज़रूर करना अपने भाइयों और दोस्तों के साथ। चलो फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखना।